वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट चैप्टर विद्युत धारा, विभव एवं विद्युत सेल मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक सेल की पार्ट 1 वीडियो में इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे। इसके पहले के वीडियोस को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसके पहले के सभी वीडियोस मैथ और साइंस के आपको वहाँ से मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास के पहले टॉपिक को, जिसका नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा मीन्स इलेक्ट्रिक करंट। किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में दो बिंदु आवेशों के बीच आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या है? किसी चालक में एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश प्रवाह हो, ठीक है, तो आवेश प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, यदि किसी चालक में t सेकेंड में q कूलाम आवेश प्रवाहित हो, कितना t समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है? q, तो चालक में विद्युत धारा I बराबर क्या होगा? q/t। चूँकि आवेश इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रवाहित होता है, अतः यदि t सेकेंड में n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो तो प्रवाहित आवेश q बराबर क्या हो जाएगा? n। क्या हो जाएगा? q बराबर n इंटू ई, इलेक्ट्रॉन की संख्या और गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर कुल आवेश मिल जाएगा, यानी q बराबर n। तो I बराबर क्या हो जाएगा? q/t होता है, तो q का मान n ही लिख देंगे, ठीक है। तो q का मान n ही लिखेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा? NE/T, ठीक है। जहाँ E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 गुणे 10⁻⁻19 का कूलाम का आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर, ठीक है, जो किसके बराबर होता है? 1 कूलाम प्रति सेकेंड, यानी 1 कूलाम प्रति सेकेंड को 1 एम्पियर कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक दे रहा है विद्युत धारा के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार के। नंबर 1 दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट, जिसको शॉर्ट में डीसी करंट बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा आपका प्रत्यावर्ती धारा है, मीन्स अल्टरनेटिव करंट, शॉर्ट में इसको एसी करंट बोलते हैं, ठीक है। तो 2 प्रकार की धारा हो गई, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा। तो चलिए सबसे पहले पहला देखते हैं, दिष्ट धारा यानी डीसी करंट क्या होता है। तो दिष्ट धारा का तात्पर्य उस धारा से है जो केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, यानी धारा की दिशा क्या होती है? केवल एक ही होती है, ठीक है। ऐसी धारा को क्या कहते हैं? दिष्ट धारा यानी डीसी कहते हैं। उत्पन्न कहाँ से किया जाता है? सेल से। और दिष्ट धारा जनित्र आदि में प्रवाहित धारा कैसी होती है? डीसी करंट होती है सेल के अंदर, और दिष्ट धारा जनित्र के अंदर क्या होती है? डीसी करंट होता है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से अगला है प्रत्यावर्ती धारा। यह धारा परिमाण तथा दिशा में समय के साथ परिवर्तित होती है, अर्थात एक निश्चित समय के पश्चात उसकी दिशा तथा परिमाण के साथ उसकी पुनरावृत्ति होती है। ऐसे ही धारा को क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। यानी जब धारा की दिशा एक ही न हो, ठीक है, तो ऐसी धारा को क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ग्राफ इसका बनाया जा रहा है, तो एक बार धनात्मक दिशा में जा रहा है, एक बार ऋणात्मक दिशा में जा रहा है, ठीक है। थोड़ी देर बाद फिर धनात्मक, फिर थोड़ी देर बाद ऋणात्मक। तो जब ऐसी धारा की दिशा प्राप्त हो जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों दिशाओं में प्राप्त हो, तो ऐसी धारा को क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा, एसी करंट कहते हैं, ठीक है, एसी करंट। और ये क्या हो गया? दिष्ट धारा, डीसी करंट। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला देखते हैं। तो इसके लिए अभी इसमें उदाहरण में जैसे बल्ब, हीटर, पंखा आदि में इस धारा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और इसके लिए आपका क्या है? एसी जनित्र है। कौन सा जनित्र है? एसी जनित्र। डीसी जनित्र अलग है, एसी जनित्र अलग है, ठीक है। चलिए तो अगला टॉपिक दे रहा है विद्युत विभव।
विद्युत विभव क्या होता है? किसी एकांक धनावेश को, क्या है, कैसा आवेश है? एकांक धनावेश यानी एक धनावेश को, ठीक है, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। अनंत से किसी आवेश को किसी बिंदु तक लाया जाए तो किया गया कार्य उस बिंदु तक पर विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। और इससे किसे प्रदर्शित करते हैं? V से। किस चीज़ से प्रदर्शित करते हैं? V, ठीक है। V बराबर क्या हो गया? W/Q, ठीक है। और W क्या होता है? किया गया कार्य जिसका मात्रक जूल है और बटे में आवेश Q, Q बराबर आवेश और इसका मात्रक कूलाम। तो विद्युत विभव क्या है? एक अदिश राशि है। विद्युत विभव क्या है? एक अदिश राशि है। विभव का मात्रक वोल्ट होता है। विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और वोल्ट किसके बराबर होता है? जूल प्रति कूलाम। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 जूल प्रति कूलाम होता है, ठीक है। चलिए आगे के पॉइंट्स देखते हैं। तो आगे दे रहा है ऋणात्मक आवेश के कारण किसी बिंदु वैद्युतीय क्षेत्र पर विभव ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश के कारण वैद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव धनात्मक लिए जाते हैं। यानी ऋणात्मक आवेश को अनंत से लाया गया है तो ऋण के साथ लेंगे और धनात्मक आवेश को ले आया गया है तो धन के साथ। तो ऋणात्मक विभव धनात्मक विभव लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका दे रहा है टॉपिक विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? एक वैद्युत क्षेत्र में स्थित 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर वह कार्य है जो इकाई धनावेश यानी एक धनावेश को, एक कूलाम धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में करना पड़ता है। एक बिंदु आवेश को अनंत से नहीं लाना है, किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु से लाना है। तो लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है, ठीक है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा उसे क्या कहेंगे? विभवांतर कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है इसका मात्रक? वोल्ट, ठीक है। विभव का मात्रक और विभवांतर का मात्रक दोनों एक ही है। तो आगे क्या दे रहा है? यदि धन आवेश Q बिंदु B से A तक ले जाने में W कार्य करना पड़े तो AB के बीच विभवांतर VA माइनस VB यानी VA के विभवांतर और VB का विभवांतर नाप लीजिए और दोनों का अंतर क्या होगा? विभवांतर V कहलाएगा। V बराबर क्या हो जाएगा? W/Q। V बराबर क्या हो जाएगा? W/Q, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। तो विद्युत सेल या इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कर दे वैद्युत सेल कहलाता है। यानी कैसी युक्ति, कैसा व्यवस्था? एक ऐसी व्यवस्था जिसमें रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदल जाए, ऐसी युक्ति को क्या कहते हैं? वैद्युत सेल कहते हैं। और कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, ठीक है। वैद्युत सेल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? सेल का विद्युत वाहक बल किसी परिपथ में Q आवेश प्रवाहित करने पर सेल द्वारा किए गए कार्य अर्थात सेल द्वारा दी गई ऊर्जा W को सेल का विद्युत वाहक बल विभवांतर कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल E से, ठीक है। तो विद्युत वाहक बल E जो होता है सेल द्वारा किया गया कार्य W और प्रवाहित आवेश Q के अनुपात के बराबर होता है। W/Q इज इक्वल टू क्या हो गया? विद्युत वाहक बल, जिसे E से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। E से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत वाहक बल क्या है? प्रत्येक सेल का एक लाक्षणिक गुण होता है। विद्युत वाहक बल क्या है? प्रत्येक सेल का एक लाक्षणिक गुण होता है जो सेल में प्रयुक्त प्लेटों तथा विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी उसके प्लेट के आकार, क्षेत्रफल, उसमें भरे हुए अपद्रव्य जो भी है इस बात पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। प्लेट पर निर्भर करता और प्रकृति पर। आगे क्या कर रहा है?
विद्युत वाहक बल का मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। क्या होता है? विद्युत वाहक बल का मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। ठीक है, विभवांतर की तरह इसका मात्रक भी होता है, विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है और विद्युत वाहक बल का भी मात्रक वोल्ट होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगले टॉपिक देखते हैं। प्राथमिक सेल क्या है? प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल। प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ की समाप्त होने पर इन सेलों से विद्युत धारा बंद हो जाती है। यानी कोई भी सेल है, उसमें अगर रासायनिक पदार्थ समाप्त हो जाएंगे तो रासायनिक पदार्थ के कारण ही धारा प्रवाहित हो रहा था। ठीक है, धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगा अगर रासायनिक पदार्थ समाप्त हो जाए। तो प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ के समाप्त होने पर इन सेलों से विद्युत धारा बंद हो जाती है। पुनः विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए नया रासायनिक पदार्थ डालना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा? उसमें नया रासायनिक पदार्थ डालना पड़ेगा और सेलों को आवेशित नहीं किया जा सकता। यानी ऐसे सेल जिसे दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता, जिसमें रासायनिक पदार्थ समाप्त हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल कहते हैं। ठीक है, जिसे पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता और पुनः आवेश प्राप्त करने के लिए रासायनिक पदार्थ डालना पड़ता है, ऐसे सेल को प्राथमिक सेल कहते हैं। जिसमें कौन कौन से उदाहरण हैं? लैक्लांसी, डेनियल, वोल्टी सेल आदि, ये सभी किसके उदाहरण हैं? प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं। ठीक है, तो सीधा सा परिभाषा आपको याद रखना है कि जिसे पुनः चार्ज नहीं कर सकते, यानी जिसमें रासायनिक पदार्थ नष्ट हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल। और प्राथमिक सेल के नाम क्या क्या हैं? तो आपने देखा है डेनियल सेल, लैक्लांसी सेल और वोल्टी सेल। तो पहला है डेनियल सेल। इसमें H2SO4 के घोल, जिंक, जस्ता, इलेक्ट्रोड तथा एक कॉपर का इलेक्ट्रोड CuSO4 के विलयन में डाले जाते हैं। क्या होता है? H2SO4 का घोल होता है जिसमें क्या डाला जाता है? जिंक का इलेक्ट्रोड, और कॉपर का इलेक्ट्रोड जो होता है उसको कहाँ डालते हैं? कॉपर सल्फेट के विलयन में डाले जाते हैं। दूसरा सेल है लैक्लांसी सेल। इसमें कार्बन C तथा जस्ते Zn के इलेक्ट्रोड NH4Cl के विलयन में डाले जाते हैं। किसका? कार्बन का, और जस्ते के इलेक्ट्रोड को कहाँ डाला जाता है? NH4Cl के विलयन में। ठीक है, और तीसरा सेल है आपका शुष्क सेल। यह एक विशेष प्रकार का सेल है जिसमें NH4Cl तथा MnO2 से बनी लेई पेस्ट के जस्ते को जस्ते के क्षारक में रखा जाता है जो स्वयं ऋण इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करता है। और शुष्क सेलों को आंतरिक प्रतिरोध अत्यधिक अल्प 0.1 ओम के क्रम के होते हैं। तो इसके बनावट के लिए क्या प्रयोग करते हैं? NH4Cl और MnO2 से बनी लेई यानी पेस्ट को जस्ते के एक धारक में रखा जाता है। ठीक है, जिंक के एक बर्तन में रखा जाता है जो स्वयं ऋण इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करता है। अगला है द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल क्या होता है? सेकेंडरी सेल क्या होता है? तो ऊपर की परिभाषा से स्पष्ट हो गया होगा प्राथमिक सेल से, जिसको वहाँ पे क्या था? पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता था। यहाँ पर क्या कर सकते हैं? पुनः चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल होता है आपका सीसा संचायक सेल व क्षारीय सेल। द्वितीयक सेल हैं, इन सेलों को पुनः आवेशित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? पुनः आवेशित किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्राथमिक सेल को पुनः आवेशित नहीं कर सकते, उसमें आपका रासायनिक पदार्थ समाप्त हो जाता है, इसको हम पुनः आवेशित कर सकते हैं। आगे दे रहा है, इस प्रक्रिया में विद्युत ऊर्जा सेलों में रासायनिक ऊर्जा में संचित हो जाती है। बाह्य परिपथ में जोड़ने पर यह संचित ऊर्जा ही पुनः विद्युत ऊर्जा में बदलती रहती है। बाह्य परिपथ से जोड़ देते हैं तो इसके अंदर संचित ऊर्जा पुनः विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ये सेल यद्यपि महंगे तथा भारी होते हैं, परंतु इनसे स्थिर विद्युत वाहक बल प्राप्त किया जा सकता है। कैसा वाहक विद्युत वाहक बल? स्थिर विद्युत वाहक बल प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो सीसा संचायक सेल क्या होता है? इसके प्रकार में आपने देखा क्या था? ऊपर आपको दो सेलों के नाम दिया। पहला सीसा संचायक सेल व क्षारीय सेल। तो पहला हम लोग सीसा संचायक सेल देखते हैं क्या होता है। सेल जिसमें PbO2 लेड ऑक्साइड, Pb जो कि H2SO4 के घोल में डूबे रहते हैं, दो इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करते हैं। PbO2 धन इलेक्ट्रोड की तरह तथा Pb
ऋण इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करते हैं। क्या करता है? PbO2 धन इलेक्ट्रोड की तरह तथा Pb ऋण इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करता है। ठीक है। इस सेल की क्षमता EH एम्पियर, सेल की क्षमता EH एम्पियर प्रति घंटा में मापी जाती है। कैसे मापी जाती है सेल की क्षमता? एम्पियर हावर EH यानी कि एम्पियर प्रति घंटा में मापी जाती है। ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक के टॉपिक समझ में आए होंगे। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो किसी आवेश या आवेशों के समूह के निकट उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें एक अन्य आवेश विद्युत प्रभाव का अनुभव करता है, यानी दूसरा आवेश विद्युत प्रभाव का अनुभव करता है, जिस भी क्षेत्र में करेगा वह क्षेत्र क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र। इसे एक परीक्षण आवेश यानी धनात्मक आवेश Q0 द्वारा अनुभव किया जाता है। परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र में चलने की प्रवृत्ति रखता है। परीक्षण आवेश यानी Q0 क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र में चलने की प्रवृत्ति रखता है। परीक्षण आवेश का मान इतना कम होना चाहिए कि इसके द्वारा उत्पन्न क्षेत्र नगण्य हो। इसके द्वारा उत्पन्न क्षेत्र क्या होना चाहिए? नगण्य होना चाहिए, इतना कम लेना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रहा है? किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश के चलने की दिशा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश होती है। यदि परीक्षण आवेश Q0 पर वैद्युत क्षेत्र E F बल लगे तो वैद्युत क्षेत्र का मान E बराबर F/Q0 होगा। ठीक है। परीक्षण आवेश पर F बल लगे तो क्या हो जाएगा? E बराबर F/Q। जहाँ E क्या है? आपका वैद्युत क्षेत्र है। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। ठीक है। न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो अगला टॉपिक दे रहा है आपका गोली आवेश, स्फेरिकल चार्ज। क्या होता है स्फेरिकल चार्ज? संपूर्ण आवेश गोले की सतह पर रहता है, यानी जो भी आवेश होता है कहाँ होता है? गोले की सतह पर। गोले के भीतर कोई आवेश नहीं होता। ठीक है। यानी गोले के भीतर आपको आवेश नहीं मिलेगा। जब भी किसी गोले पर आवेशित किया जाएगा तो हमेशा उसके बाहरी सतह पर आवेश रहेगा। तो गोले की बाहरी सतह एवं भीतर के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, इसलिए गोले के पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। गोले के विभव को क्या कहते हैं? गोले के पृष्ठ को क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ। यदि r त्रिज्या के गोले पर Q आवेश हो, क्या हो? r त्रिज्या के गोले पर आवेश कितना हो? Q। तो सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? K × Q/r²। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी KQ/r²। ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर KQ/r², जहाँ K क्या है? एक नेतांक है, या इसको विभव V बराबर KQ/r भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? K × Q/r, जहाँ K क्या है? एक नेतांक है। ठीक है। K क्या है? एक नेतांक है। यदि गोला खोखला हो तो इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। गोले के अंदर क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। किंतु यदि गोला ठोस हो तो सिर्फ इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र 0 होता है। कहाँ पर 0 मिलेगा? केंद्र पर। गोले के अंदर केंद्र को छोड़ अलग अलग त्रिज्या वाले वृत्त की परिधियों के बिंदु पर विद्युतीय विभव तथा वैद्युत क्षेत्र के मान अलग अलग होते हैं। ठीक है। अलग अलग परिधियों पर अलग अलग मिलेगा। क्या मिलेगा? वैद्युत क्षेत्र का भी मान अलग मिलेगा और वैद्युत विभव का भी मान आपको अलग मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब इस चैप्टर के महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं, जितना भी आज तक आपने पढ़ा है। विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? विभवांतर के कारण होता है। विद्युत धारा का प्रवाह सदैव उच्च विभव से कहाँ पर होगा? निम्न विभव की ओर। और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है, यानी जिस दिशा में धारा प्रवाहित होगी, जिस दिशा में धारा प्रवाहित होगी इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होगा। धारा की दिशा आप देख रहे हैं, अगर बाएं जा रही है तो इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होगी? दाहिने। ठीक है। तो धारा की दिशा और इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होती है? दोनों एक दूसरे के विपरीत होती है। ठीक। यानी धारा की दिशा क्या होती है? प्रोटॉन की दिशा में होती है।
धारा की दिशा क्या मिलेगी, प्रोटॉन की दिशा में। आगे दे रहा है विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। जिस तरीके से आपने पीछे देखा है चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ठीक उसी प्रकार से विद्युतीय बल रेखा भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं अथवा स्पर्श नहीं करती, ना काटती है ना स्पर्श करती। एक बल रेखा दूसरे बल रेखा को न तो स्पर्श करेगी ना काटेगी। विद्युत धारा में दिशा तथा परिमाण दोनों होते हैं, यद्यपि एक अदिश राशि है और एक सदिश राशि है। यानी विद्युत धारा में दिशा भी है परिमाण भी है, फिर भी यह क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, फिर भी क्या है, यह अदिश राशि है, क्योंकि यह वेक्टर के जोड़ के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, परिमाण और दिशा होते हुए भी इसको अदिश में राशि में रखा गया है। याद रखिएगा, विद्युत धारा अदिश होता है लेकिन इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट दे रहा है किसी बिंदु पर अनेक आवेशों के द्वारा विभव और उस बिंदु पर अलग अलग समस्त आवेशों के द्वारा प्रेषित विभवों के योग के बराबर होता है। ठीक है, अलग अलग आवेश हैं तो सभी के आवेशों को जोड़ दिया जाए तो प्रेषित विभव के योग के बराबर, यानी अलग अलग आवेशों का विभव निकालिए या एक ही बार में आप निकालिए, सभी को जोड़कर आपका क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, आगे दे रहा है किसी बिंदु पर अनेक आवेशों के द्वारा उत्पन्न क्षेत्र उस बिंदु पर अलग अलग समस्त आवेशों द्वारा प्रेषित विद्युत क्षेत्रों के सदिशों के योग के बराबर होता है। और सेलों से हमें दिष्ट धारा प्राप्त होती है। कैसा प्राप्त होती है, सेल से दिष्ट धारा। ठीक है, सेल से और इस डीसी जनित्र से आपको दिष्ट धारा प्राप्त होगी और एसी जनित्र से आपको प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होगी। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद करते हैं यहाँ तक के सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे के सभी वीडियो आपको मिल सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।